टॉपिक है अपना बेटा हाउ द विंड्स कोज्ड, हवाएं कैसे बनती हैं। ये अपना चैप्टर नंबर कौन सा है, 9 ही है। इसके बारे में आगे चलेंगे, उसके बारे में बात करेंगे कि हाउ द विंड्स कोज्ड। मूविंग एयर को हमने क्या नाम दिया था, मूविंग एयर क्या कहलाती है अपनी, मूविंग एयर होती है विंड। ठीक है, विंड्स जो है वो किसकी वजह से बनती है, ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम बात कर रहे हैं विंड कोज, तो हम बोलेंगे इसमें विंड्स आर कोज्ड ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होने की वजह से, वो किसका, इन द एयर। एयर में टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर तापमान, प्रेशर दबाव, दोनों चेंज होने की वजह से क्या बनता है, विंड्स बनती है। जब टेम्परेचर चेंज होगा और प्रेशर चेंज होगा तो क्या बनेंगी, आपकी विंड्स बनेंगी। इसके अंदर हम ये कहते हैं, और एयर हमेशा, विंड्स हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करती हैं, विंड्स की डायरेक्शन की बात करें तो विंड्स हमेशा कहाँ मूव करती हैं, विंड्स मूव ऑलवेज फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। विंड्स हमेशा किधर से किधर मूव करेंगी, हाई प्रेशर रीजन से, और किधर मूव करती हैं बेटा, लो प्रेशर रीजन। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, आप एक बैलून लो, क्या लेंगे इसके लिए, एक बैलून लेंगे, ले लेंगे भाई बैलून। उसको क्या करेंगे, नेक इट टाइटली, उसको उसकी गर्दन से बिल्कुल क्या कर देंगे बैलून को, बैलून लो एक, और बैलून को क्या करोगे बेटा, उसकी नेक से बिल्कुल क्या करोगे, टाइटली बांध दोगे। बांधने के बाद अब क्या करोगे, द एयर इनसाइड द बैलून, जो बैलून के अंदर की जो हवा है, जैसे ये बैलून था हमने इसको टाई कर दिया, बैलून के अंदर की जो एयर है उसको हम कंप्रेस्ड करेंगे कंपेयर टू आउटसाइड, बाहर की बैलून, बाहर की साइड एयर की बजाय। तो क्या होगा, द रिलीज द नेक ऑफ बैलून, जैसे आप छोड़ोगे तो वो सारी एयर कहाँ जाएगी। भाई देखो मैंने बैलून ले रखा है, बैलून को फुला लिया, फुला के उसकी गर्दन जो है उसको मैंने टाई कर दिया। ठीक है, अब आप देखोगे कि जैसे उसको प्रेस करोगे, किसको, बैलून को, तो वो प्रेस करने पर नेक के अंदर से सारी एयर क्या हो जाएगी, निकल गई। क्यों निकली भाई, क्योंकि हमने उसको प्रेस किया। लेकिन आप क्या करो, आप प्रेस मत करो, उसको खोल दो, उसको खोल दो। जैसे आप उसको खोलोगे क्या होगा, जैसे ही आप उसको खोलोगे क्या होगा, वो ऑटोमेटिक वो एयर निकल जाएगी। आप तो आपने प्रेशर भी नहीं लगाया, आपने दबाया भी नहीं, फिर भी बैलून से एयर क्यों निकली, क्योंकि जो बैलून है उसके ऊपर बाहर से एयर क्या एग्जर्ट कर रही है, प्रेशर एग्जर्ट कर रही है ना। बाहर से जो एयर है वो क्या कर रही है, प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, जिसकी वजह से अंदर की जो एयर है वो तो कम हो गई, और बाहर की जो एयर है वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, वो बैलून के अंदर की एयर अपने आप निकल गई। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो एयर है वो बाहर वाली प्रेशर लगाई, जिसकी वजह से एयर क्या हो गई, बाहर निकल गई। एक और चीज भी बताते हैं, विंड्स जो है वो एटमोस्फियर में किस तरीके से बनती है, उनकी डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो उनकी डायरेक्शन डिपेंड करती है, विंड की डायरेक्शन किस पर डिपेंड करेगी, डायरेक्शन ऑफ विंड डिपेंड अपॉन, किस पे करती है बेटा, एक तो करती है टेम्परेचर पे, और एक हमारा करता है प्रेशर, एयर प्रेशर। जो डायरेक्शन है विंड की वो किस पे डिपेंड करती है, एक तो टेम्परेचर पे और एक एयर प्रेशर पे। अगर जितना ज्यादा डिफरेंस होगा एयर प्रेशर में उतनी ही तेज हवाएं होंगी। मतलब अगर एयर प्रेशर में डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस इन एयर प्रेशर, मोर द डिफरेंस इन, मोर द डिफरेंस इन एयर प्रेशर, मोर विल बी द स्पीड। हवा की गति उतनी ही क्या मिलेगी, तेज मिलेगी। जितना एयर प्रेशर जो है उसमें डिफरेंस मिलेगा ज्यादा, उतनी ही स्पीड क्या होगी, ज्यादा। और जितना एयर प्रेशर क्या होगा, कम, उतनी ही स्पीड क्या मिलेगी, कम। इसको करने के लिए भी एक्टिविटी है। आप क्या करो, इसके लिए दो बैलून्स लो, दो ग्लास बोतल लो, ग्लास बोतल लेने के बाद एक गर्म पानी लो और एक ठंडा पानी, दोनों उसको गुब्बारे लो, और गुब्बारों को दोनों को किसके अंदर बांध दो बेटा,
एक तो लो गर्म पानी की बोतल, एक 2 बीकर ले लिए, इसमें तो हमने क्या ले लिया गर्म पानी, इसमें हमने क्या ले लिया ठंडा पानी, यहाँ पे हमने दोनों क्या रख दी बोतल, और इसके ऊपर हमने बैलून बांध दिया, इस पे भी हमने जस्ट बैलून लगा दिया। इसमें गर्म पानी था, गर्म पानी की वजह से जो अंदर वाला पानी है, अंदर इसमें बोतल के अंदर जो एयर थी वो एक्सपेंड हुई, और एक्सपेंड होके इसके अंदर गई तो गुब्बारा हमारा क्या हो जाएगा फूल जाएगा। इसमें जो एयर थी ठंडा पानी था, इसकी वजह से ये एयर क्या हो गई कॉन्ट्रैक्ट हो गई, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ गई, तो ये गुब्बारा हमारा क्या हो जाएगा सिकुड़ गया। समझ में आ गई भाई। जिसमें गर्म पानी था उसमें जो बोतल के अंदर की एयर थी गर्म गर्म पानी की वजह से क्या हो गई एक्सपेंड हो गई, एक्सपेंड हो गई ना, फैल गई। और जबकि इसके अंदर क्या था, इसके अंदर ठंडा पानी लिया था हमने कूल वाटर, इसमें था कूल वाटर, इसमें था हॉट वाटर, इसमें था कूल वाटर। कोल्ड वाटर के अंदर जो बोतल हमने रखी हुई थी वो खाली थी, अंदर से एयर थी जस्ट उसमें, तो वो एयर क्या हो गई कूल वाटर की वजह से क्या हो गई अंदर वाली कॉन्ट्रैक्ट हो गई, मतलब सिकुड़ गई, कंडेंस हो गई। कंडेंस का मतलब जम गई, और जमने की वजह से क्या हो गया कि जो एयर थी वो सारी नीचे आ गई, तो बैलून क्या हो गया यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिकुड़ गया। तो यही एक्टिविटी देखो यहाँ पे करवा रखी है इसके अंदर। ये तो अपन ने गर्म पानी लिया और ये अपन ने ठंडा पानी बर्फ ले रखी है, दोनों में बैलून एक जैसे लगाए थे, लेकिन जैसे ही क्या हुआ दोनों में बैलून एक जैसे लगाए थे, जैसे ही इसके अंदर जो एयर थी गर्म पानी में रखते ही एयर फैलने लग गई, एक्सपेंड करने लग गई, तो गुब्बारा अपना क्या हो गया फूल गया। और जैसे ही इसके अंदर क्या हुआ ठंडे पानी के अंदर बोतल रखी है तो उसके अंदर क्या हो गया ये गुब्बारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। किसकी वजह से ठंड की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ठंडा पानी था, ठंडे पानी की वजह से वो क्या होगी कंडेंस होगी। इसका मतलब एक्सपेंड करने पर एयर, गर्म करने पर एयर एक्सपेंड होगी, और ठंडा करने पर एयर क्या होगी कॉन्ट्रैक्ट होगी। ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से हुआ ना भाई, एयर प्रेशर जो है टेम्परेचर जो है उसमें डिफरेंस की वजह से क्या क्रिएट हुआ ऑब्जर्वेशन, कि पहले केस में तो बैलून हमारा ब्लो अप और सेकंड केस में हमारा बलून क्या हो गया डिफ्लेट हो गया। ऐसी एक्टिविटी और भी है कि गर्म जो एयर है वो लाइटर देन कोल्ड एयर, गर्म हवा ठंडी हवा की बजाय क्या होती है हल्की होती है। इसके लिए क्या करो, एक क्या ले लो बड़ा और थिन मतलब पतला लकड़ी की स्ट्रिप ले लो, स्ट्रिप ले लिए, एक पेंसिल ले लो, एक थ्रेड ले लो, 2 आइडेंटिकल पेपर बैग, ये देखो बैग ले रखे हैं बैग ले लिए, और एक कैंडल ले लो और एक मैच स्टिक ले लो। सबसे पहले एक जो लंबा और पतली जो स्टिक थी ये जैसे दिखाई दे रही है, इसके ऊपर 2 मार्क कर लो, इसका सेंटर मार्क कर लो, सेंटर पे धागा लटका दो, और उसके बाद 2 इस पे आइडेंटिकल पेपर बैग लटका दो। अब थ्रेड की सहायता से दोनों लटकाने के बाद दोनों को बैलेंस कर लो, मतलब दोनों को उचित उसके ऊपर बैलेंस पे होने चाहिए, ना ज्यादा ऊपर ना कम, दोनों इक्वल पे। अब इसमें क्या करो, एक नीचे कैंडल जलाओ, जैसे ही कैंडल को जलाओगे द पेपर बैग, नोट पेपर बैग जलना नहीं चाहिए, ध्यान रख लेना। द बैग अबव द कैंडल इज पुश्ड अप, बैग जो है जो किसके ऊपर है कैंडल के ऊपर है वो ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि गर्म हवा है इसके ऊपर, और गर्म हवा है तो ये पेपर को क्या करेगी ऊपर की तरफ जाएगी, तो इस पेपर को लिफ्ट अप करेगी, ऊपर उठाएगी, ठीक है। और डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ पेपर बैग, दोनों के पेपर का बैलेंस क्या हो गया डिस्टर्ब। भाई पहले हमने जब पेपर बैग रखे हुए थे यहाँ पे लटकाए तो उस दोनों पे दोनों इक्वल डिस्टेंस पे थे, लेकिन जैसे हमने एक फर्स्ट पेपर बैग के नीचे कैंडल लगाई तो कैंडल जो इसके नीचे की जो एयर है, इसके नीचे की जो एयर है वो क्या कर गई, वो लिफ्ट अप कर गई, मतलब ऊपर चली गई। ऊपर चलने की वजह से ये जो पेपर है ये ऊपर सरक गया, भाई लाइट वेट पेपर था, पेपर बैग ऊपर गया, तो ये वाली जो पेपर बैग है ये नीचे आई, तो इन दोनों में क्या हो गया डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर ठंडी हवा थी उसने तो इसको नीचे ले लिया, और इधर गर्म हवा थी वो तो ऊपर गया। तो इसका मतलब क्या है, गर्म हवाएं हल्की होती हैं तो वो कहाँ जाती हैं अप, ऊपर जाती हैं, और ठंडी हवाएं क्या होती हैं भारी होती है तो वो कहाँ आती है नीचे की तरफ आती है। समझ में आ गई। तो इसी वजह से जो गर्म हवाएं टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से क्या बनता है विंड करंट्स बनते हैं। अब हम बात करते हैं विंड करंट्स की। विंड करंट्स, विंड करंट्स किसकी वजह से बनते हैं, आपने ये तो देख लिया। देखो इससे पहला जो टॉपिक था अपना लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में आपको बताया था। जो समुद्र से लैंड की तरफ जाती है वो सी ब्रीज बनाती है, और लैंड से जो समुद्र की तरफ आती है वो लैंड ब्रीज बनाती है। तो यहाँ पे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में हमने पढ़ा, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज
दोनों में ही जब हम बात करते हैं तो गर्म हवाएं क्या करेंगी, जो वार्म एयर है वो क्या करेंगी, ऑलवेज एक्सपेंड करेंगी, राइज अप होंगी। एक्सपेंड करना मतलब फैलना, राइज अप होंगी, ऊपर जाएंगी, ठीक है। और इनकी वजह से जो प्रेशर है नीचे का वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस। भाई कहीं पे भी जब गर्म हवा ऊपर जाएगी तो वहां का नीचे का प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस। और जो कोल्ड एयर होगी, कूलर एयर, वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, मतलब सिकुड़ेगी। सिकुड़ेगी तो वो कहाँ आएगी, नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी। तो इन दोनों में जो डिफरेंस हुआ, उन दोनों के डिफरेंस से ही क्या बनती है, कन्वेंशन करंट सेटअप होते हैं। दोनों से क्या सेटअप होते हैं, कन्वेंशन करंट, ठीक है। हम बात करते हैं कि विंड्स जो है और किस तरीके से, अब ये कन्वेंशन करंट कैसे सेटअप होते हैं। एक तो होता है बेटा अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड, अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। हमारी धरती के अनइवन हीटिंग की वजह से, अनियमित तरीके से जो हमारी धरती हीट होती है, उसकी वजह से क्या बनता है, विंड करंट्स बनते हैं। आपने देखा होगा कि जो अपनी अर्थ है, अपनी जो अर्थ है, इसके ऊपर सन की धूप, ये जैसे इसने दिखाया यहाँ 90 डिग्री एंगल हो गया, इससे ये जो जाएंगे ये 60 डिग्री के एंगल हो गए, ये हो गए 30 डिग्री के। और ये हमारी बीच की जो मीडियन है यहाँ पे 0 डिग्री। फिर ये फर्दर ये क्या कितने डिग्री, 30 डिग्री, फर्दर 60 डिग्री, और फर्दर 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या होगा, जो एयर्स हैं किस तरीके से चलती हैं, ये एयर ठंडी होके तो नीचे आएंगी क्योंकि पोल्स है ऊपर, और ये यहाँ से हवाएं कहाँ जाएंगी, गर्म ऊपर की तरफ, ये फिर यहाँ पे नीचे की तरफ, और ये गर्म हवाएं ऊपर की तरफ, ये हवाएं कहाँ जाएंगी, नीचे की तरफ, और ये फर्दर कहाँ जाएंगी, ठंडी हवाएं, ये कूल है, ये ऊपर। तो क्या करती हैं, इसके अंदर जो हमारी अर्थ है वो अलग अलग अमाउंट में हीट लेती है, किससे, सन जो है इससे अलग अलग अमाउंट में क्या जाती है, हीट जाती है। सबसे ज्यादा हीट हमारे किसके ऊपर जाती है, इक्वेटर के ऊपर जाती है। तो इक्वेटर पे डायरेक्ट सन की हीट पहुंचने की वजह से वो जल्दी क्या हो जाता है, हीटअप, और हीटअप होके वहां लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है, गर्म होगा, गर्म होके हवाएं कहाँ जाएंगी, ऊपर जाएंगी, ऊपर जाएंगी ना। तो इसकी वजह से यहाँ क्या क्रिएट होगा बेटा, लो प्रेशर रीजन। और कूल एयर जो है वो साइड के समुद्र के इलाके से यहाँ आएंगी, इनकी जगह घेरेंगी। जो कूल एयर है वो साइड से यहाँ पे आएंगी इक्वेटर की तरफ, और वार्म एयर कहाँ जाएंगी, ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से ये जो एयर्स हैं ये आइदर साइड ब्लो करेंगी, हवाएं चलेंगी, मतलब पोल से जो एयर है वो पोल्स के ऊपर बहुत ठंडी मिलेगी। ये अपने पोल्स है बेटा, इन पोल्स के ऊपर एयर कैसी मिलेगी, बहुत ही कूल मिलेगी, ठीक है। कूल एयर होगी, किसकी बजाय, जो लेटीट्यूड 60 डिग्री दिख रहा है ना अपना, 60 डिग्री, इस 60 डिग्री की बजाय यहाँ 90 डिग्री पे एयर आपको क्या मिलेगी, ज्यादा कूल मिलेगी। इसी तरीके से तो जो इसका मतलब जो जो कूल एयर है वो तो नीचे की तरफ आएगी, लेकिन ये 60 डिग्री वाली एयर क्या है, भाई गर्म है, तो ये कहाँ जाएंगी, ऊपर की तरफ जाएंगी। तो कूल एयर का तो नीचे आना, और राइज एयर मतलब हॉट एयर का अप जाना, इसकी वजह से क्या हुआ, प्रेशर इनकी एयर में डिफरेंस क्रिएट हुआ। यही चीज अनइवन, इनकी वजह से क्या बने आपके, विंड करंट्स बने, विंड करंट्स बने। एक और भी बात कहते हैं कि विंड जो है हमारा, जो पानी और लैंड अनइवन तरीके से गर्म होता है, विंड इज कोज्ड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। हमारा हमारी जो विंड है वो और किसकी वजह से बनती है, लैंड मतलब धरती और पानी के अनियमित तरीके से गर्म होने की वजह से। गर्मियों के अंदर, समर्स में, गर्मियों में आपने देखा होगा जो लैंड है, धरती है, और वो भी इक्वेटर के नजदीक की, इक्वेटर बहुत जल्दी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, वार्म हो जाती है। और जो पानी है उसकी बजाय
लैंड ओशियंस की बजाय क्या होती है, समर्स के अंदर जल्दी वार्म अप हो जाएगी और गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी, तो उनकी जगह कौन लेगी वहां पे, भाई समुद्र की तरफ से ठंडी हवाएं उनकी तरफ आएंगी। ठीक है, इसी तरीके से कूलर और डेंस जो एयर विंड्स हैं वो ओशियन की तरफ से लैंड की तरफ आएंगी और वो क्या लाएंगी अपने साथ, मॉइस्चर लाएंगी, और वो जो मॉइस्चर लाएंगी क्योंकि यहाँ पे जो ठंडी पार्टिकल्स होंगे वो इधर की साइड जाएंगे, और ये जो लैंड जो है इसकी एयर किधर जाएगी बेटा, गर्म होके ऊपर जाएगी। तो ये 1 मिनट बेटा, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो आई, ये ठंडी हवाएं यहाँ से आई, ये अपने साथ वाटर वेपर लाई, और ये जो वाटर वेपर कहलाते हैं, यही क्या कहलाती हैं बेटा, मॉनसून विंड्स। मॉनसून विंड्स, दोबारा ध्यान दो, क्या बताया मैंने, गर्मियों में जो लैंड है वहां की जो मिट्टी है वो जल्दी गर्म होगी, जल्दी गर्म होगी तो उसमें एयर क्या होगी, वहां की गर्म होके ऊपर जाएगी। ठीक है, और यहाँ से जो समुद्र के ऊपर की जो एयर है वो कूल होती है, वो इसकी जगह घेरेगी यहाँ पे लैंड पे, तो वो अपने साथ क्या लाएगी, वाटर वेपर लाएगी, मॉइस्चर लाएगी। वही मॉइस्चर क्या कहलाता है, जो विंड के अंदर जो मॉइस्चर है, विंड दैट कैरी में मॉइस्चर क्या कहलाएगा, वो मॉनसून विंड्स कहलाएगा। वो क्या लाएंगे अपने साथ, मॉनसून। और ये जो मॉनसून विंड्स है ना बेटा, ये सीजनल होती है, ये शिफ्ट हो जाती हैं कहाँ से कहाँ तक, आपने देखा होगा इनकी डायरेक्शन जो है ना वो चेंज होती रहती है। तो इनकी डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है, वेदर पे, हमारे मौसम पे। ठीक है ना, आपने सुना होगा साइकिल के बारे में, जस्ट मिनट बेटा, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होती है, भाई गर्म हवा अगर ऊपर जा रही है तो वो ऊपर जाके बादल बना रही है कंडेंस होके, और फर्दर बादल जो है वो कंडेंस होने के बाद में क्या करेंगे, नीचे ड्रॉपलेट्स के बारे में नीचे गिरे, तो इस तरीके से ऊपर जाना और नीचे आना, ये चीज क्या कहलाती है, पानी का जो सर्कुलेशन है ये क्या कहलाता है, वाटर साइकिल। मतलब समुद्रों से जो रिवर्स होती हैं, लेक्स होती हैं, ठीक है, पॉन्ड होते हैं, वहां से पानी क्या करेगा, एवोपरेट होगा, और एवोपरेट होके ऊपर जाएगा, और ऊपर जाके क्या बनाएगा, वाटर ड्रॉपलेट, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्लाउड्स। और ये जो क्लाउड फॉर्मेशन होगी, बादल बनेंगे, ये जब कंडेंस होंगे तो ये किसके रूप में, रेन के रूप में कहाँ आएंगे बेटा, रेन, रेन के रूप में ये हमारे कहाँ पे आएंगे, नीचे आएंगे। ठीक है ना, ये वाटर वेपर कंडेंस होके कहाँ आएंगे, हमारे नीचे आएंगे, बारिश लेके आएंगे, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये ज्यादा बारिश आई तो ये एक्सेस जो रेन है वो क्या क्रिएट कर जाएगी बेटा, फ्लड, बाढ़ ला सकती है। तो यही चीज जो है, यही आगे जाके क्या क्रिएट कर सकते हैं, आपके थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन्स बनाते हैं, तूफान और चक्रवात। ठीक है, तो ये जो तूफान और चक्रवात है इसके बारे में हम नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है उसके अंदर पढ़ेंगे। क्लियर है, ये जो अगली, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो जिसमें रिएक्शन विद ऑक्सीजन, फर्स्ट जो अपनी प्रॉपर्टी है वो है मेटल्स और नॉन मेटल की किसके साथ रिएक्शन करनी है हमें, ऑक्सीजन के साथ। सेकंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद वाटर, थर्ड वन इज रिएक्शन विद एसिड, फोर्थ वन इज रिएक्शन विद बेस एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन अपनी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ हम किसी भी मेटल को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, जब भी हम किसी मेटल को, जनरली मेटल को मैंने एम से डिनोट किया है, ऑक्सीजन के साथ मैं रिएक्ट कराऊंगी तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है ना, मेटल ऑक्साइड, और मेटल के ऑक्साइड्स जो हैं वो कैसे नेचर के मिलेंगे, बेसिक नेचर के। कैसे पता लगा कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के हैं, आप क्या लेंगे, एक मैग्नीशियम मेटल लेंगे, मैग्नीशियम मेटल को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ, बर्न करना मतलब जलाना। जब हम उसको जलाएंगे मैग्नीशियम रिबन को, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड बनेगा। और प्लस में क्या होगा कि जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये राख बन जाएगी, ऐश, ऐश का मतलब राख बनेगी। अब इसको हमने किस में डिप कर दिया, वाटर में, और वाटर में डाल के हमने इसका सॉल्यूशन बना दिया। जैसे ही सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने लिटमस टेस्ट किया बेटा, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। रेड जब हमने लिटमस डाला इसके अंदर, जब हमने इसमें रेड लिटमस डाला तो क्या हुआ बेटा कि वो ब्लू में टर्न हो गया, और जो ब्लू लिटमस है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो इससे क्या पता लगा कि जो रेड लिटमस का ब्लू में टर्न होना क्या कहलाता है, ये 7th में हम कर चुके हैं, बेसिक नेचर शो करता है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम बात करते हैं, जो मेटल्स होती है हमारी वो पॉजिटिव आयंस बनाती हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर की होती हैं। क्यों होती है इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर की मेटल्स, क्योंकि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करती हैं।
जबकि नॉन मेटल्स जो होती हैं हमारी वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की होती हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, गेन। हम यहाँ पे बात करते हैं मैग्नीशियम मेटल की। मैग्नीशियम मेटल में देखो 2+ आयन आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 12, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने तुम्हें कल भी बनानी सिखाई थी। इसके पहले ऑक्टेट के अंदर पहला जो सेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, अगला जो सेल है उसमें 8, टोटल कितने हो गए 10, लास्ट में कितने बचे 2। तो 2 को क्या करेगा, ये लूज कर देगा। ठीक है, लूज करेगा तो इस पे क्या आएगा, 2 पॉजिटिव आयंस आएगा। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई, तो इसके अंदर कितना हो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 8। पहले सेल में कितने आए 2, नेक्स्ट सेल में कितने आए 6। अब इसको कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए 8। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दें, के एल एम और एन सेल। के सेल के अंदर 2, एल के अंदर 8, एम के अंदर 8 और एन के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। तो ये देखो ना, इसमें फर्स्ट सेल के अंदर तो 2 आए, सेकंड सेल के अंदर कितने आए 8 आने चाहिए, लेकिन आ कितने रहे हैं भाई, 8 में से 2 गया तो 6 बचे, सिर्फ 6 आए। लेकिन इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 2 और चाहिए। तो इसके ऊपर क्या लग गया, नेगेटिव लगा। नेगेटिव लगने की वजह से हम इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन। ये गेन कर रही है। तो ये जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या करती हैं, नॉन मेटल्स जो हैं, बिल्कुल बेटा दोबारा समझाया जाएगा, नॉन मेटल्स क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर की होती हैं। तो यहाँ पे देखो, जो मैग्नीशियम है वो 2+ आयन बना रही है, जबकि ऑक्सीजन 2 नेगेटिव बना रही है। 2 से 2 हम कट करेंगे, कितना आया 1 1। तो MgO इधर इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास मिलेगा। ठीक है, ये तो थी मेटल्स की किसके साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और जो कि बेसिक नेचर का होगा। इसी तरीके से और भी दूसरी मेटल की रिएक्शन करवा सकते हैं अपन, जो हमने कल पढ़ी थी अपन ने, कैल्शियम भी था, जिंक भी है, ये मेटल्स हैं। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल्स जो होती हैं बेटा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाती हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाती हैं। और नॉन मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है उसके बारे में जो हम पढ़ेंगे। तो रेड लिटमस को, दोनों लिटमस लेके चलेंगे, रेड लिटमस लिया, ब्लू लिटमस लिया, रेड लिटमस टर्न इनटू नो इफेक्ट, ब्लू लिटमस टर्न इनटू रेड। अगर ब्लू लिटमस रेड में टर्न हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका एसिडिक नेचर हो गया। ऐसा नेचर हो गया उसका, एसिडिक नेचर। अब हमने ये कहा, कोई एग्जाम्पल लिख के दिया, हमने ये एग्जाम्पल लिया है किसमें, नॉन मेटल्स में। कोई हमने नॉन मेटल ली, जैसे सल्फर, ऑक्सीजन के साथ मैंने रिएक्ट करवाया, सल्फर डाई ऑक्साइड बना दिया, मतलब उसका ऑक्साइड बन गया। नॉन मेटल को ऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ करेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड बना, तो यहाँ पे सल्फर डाई ऑक्साइड। फर्दर हमने इसका सोल्यूशन बनाया, क्योंकि हमें इसका नेचर फाइंड आउट करना है कि एसिडिक है या बेसिक। तो मैंने उसका सोल्यूशन बनाया, वाटर में डिप कर दिया उस एश प्रोडक्ट को, राख को। तो वो क्या हो गया, यहाँ पे H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट बना। अब हमें क्या पता कि ये एसिडिक है या बेसिक है, तो आप इसके लिए क्या करोगे, फिर आपसे क्या लोगे, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस लोगे। रेड लिटमस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब इसमें डालोगे, लेकिन ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, जिससे हमें ये इंडिकेट होगा कि ये कैसे नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। इसका मतलब नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हमेशा कैसे बनाएंगे, एसिडिक होंगे, और मेटल के ऑक्साइड्स हमेशा कैसे होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। अब अपनी सेकंड रिएक्शन है बेटा, रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड बनाएंगी, साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेंगी। जैसे हम इसके अंदर बात करते हैं, हमने सोडियम मेटल ली बेटा, कौन सी मेटल है अपनी, सोडियम। इसको मैंने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना, NaOH, और प्लस में रिलीज क्या हुई, हाइड्रोजन गैस। ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है ना बेटा, ये अगर हमें टेस्ट करना हो ना तो हम इसका टेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर हम जलती हुई तिल्ली को या जलती हुई कैंडल को अगर हम उसके टेस्ट ट्यूब के पास ले जाएंगे जिसमें हमने हाइड्रोजन गैस कलेक्ट कर रखी है, तो वो पॉप साउंड क्रिएट करेगी। जो हाइड्रोजन गैस होती है वो कैसी साउंड इंडिकेट करती है, पॉप साउंड। तो हमें इससे पता लग जाएगा कि ये कैसी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। लेकिन नॉन मेटल की जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कोई रिएक्शन शो नहीं होती। जैसे अपन ने कार्बन लिया, कोयला होता है ना चारकोल, उसको मैंने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो कोई भी रिएक्शन शो नहीं की। अब यहाँ पे देखो, एक मैंने एग्जाम्पल लेके और बताया, मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करा, मैग्नीशियम को किसके साथ रिएक्ट किया, वाटर के साथ में, तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। देखो पीछे हमने मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाया था किसमें, ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, ये देखो ना मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन यहाँ हम मैग्नीशियम को किसके साथ करवा रहे हैं, मेटल को वाटर के साथ, तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वहां पे भी मैग्नीशियम ऑक्साइड था, यहाँ पे भी मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन उसके अंदर कोई हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकल रही थी, लेकिन इसके अंदर क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। क्लियर हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी हमारी,
रिएक्शन विद एसिड, मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, मेटल्स बेटा एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड्स मेटालिक सोल्ट्स बनाती है। क्या बनाती है, मेटालिक सोल्ट्स बनाती है। मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करके मेटालिक सोल्ट बनाती हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो हैं वो भी मेटल के उसके साथ में एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटालिक सोल्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम मेटल्स की बात करते हैं। मेटल्स और हम एसिड कैसा लेंगे, डाइल्यूट। यहाँ पे बेटा अब डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड की बात करते हैं। हमने डाइल्यूट एसिड क्यों लिया, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट होते हैं जिनमें सोल्यूट की मात्रा तो होती है बेटा मिनिमम, ठीक है, और सोलवेंट की मात्रा क्या होती है, मैक्सिमम। और कंसंट्रेटेड में क्या होता है, सोल्यूट की मात्रा क्या होगी, मैक्सिमम, और सोलवेंट की मात्रा क्या होगी, मिनिमम। इसका मतलब एग्जाम्पल जैसे आपने दिया है, अपन चाशनी बनाते हैं, तो जो चाशनी हो गई ना चीनी की, वो तो क्या कहलाएगी, कंसंट्रेटेड। और उसी चाशनी के अंदर से 1 चम्मच चाशनी अपन ने किसके अंदर डाल दी, 1 गिलास पानी में, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। तो ऐसे ही जब हम सॉल्यूशन लेंगे, जैसे मेटल्स को डाइल्यूट एसिड से साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो वो क्या बनाएंगी, मेटालिक सोल्ट बाहर निकालेंगे। क्या बनाएंगे, मेटालिक सोल्ट। ठीक है, अब जैसे मैं इसका एग्जांपल लेके बताती हूँ, प्लस में हाइड्रोजन गैस, अपन ने ली मेटल जिंक, एसिड कौन सा लिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl लिया, तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ये जिंक और यहाँ पे क्या लेगा, इससे क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। अब ये देखो ये जिंक क्लोराइड ही कैसे बना, ये दोबारा एक बार रिएक्शन देखो। जिंक जो है वो 2+ आयन बनाता है, जिंक जो है 2+, बिल्कुल रिपीट करेंगे बेटा, जिंक 2+ आयन बनाता है और क्लोरीन नेगेटिव आयन बनाता है। तो क्या बनेगा, जिंक इधर से इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, जिंक Cl2 ZnCl2। क्यों बना है ये, जिंक का एटॉमिक नंबर जो था वहां से हमने क्या बनाई, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई, जिसमें 2+ इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, लूज करेगा। और क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो पहले सेल के अंदर कितने आए बेटा, 2, दूसरे में 8, 10 और कितने बच गए, 7, तो लास्ट सेल में कितने आए, 7। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक को क्या करेगा, लेगा किसी से, तो नेगेटिव आयन हो गया। इसी तरीके से हम नॉन मेटल की बात करते हैं। नॉन मेटल को जब हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, चाहे डाइल्यूट लो चाहे कंसंट्रेटेड लो, कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। एग्जाम्पल जैसे सल्फर है, कार्बन है, हमने एसिड्स के साथ लिया, जैसे ये मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लिया, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ लिया, तो कोई रिएक्शन शो नहीं हुई, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी बेटा रिएक्शन विद बेस। मेटल्स को जब बेस से रिएक्ट करेंगे तो मेटालिक सोल्ट और हाइड्रोजन गैस, जैसे एसिड से किया था तो एसिडिक सोल्ट बनाया था, मेटालिक सोल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब फिर करेंगे किसके साथ में, बेस के साथ में, तो बेसिक सोल्ट्स बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ये अपनी बुक में नहीं दे रखा, फिर भी देखो, जिंक को अगर हमने किसके साथ रिएक्ट करवाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे क्या है, बेस है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या है, यहाँ पे बेस है। जिंक के साथ रिएक्ट करवाया, तो देखो पहले तो हमने हाइड्रोजन गैस क्या कर दी, बाहर निकाली। अब सोडियम जिंकेट Na2Zn O2 कैसे बना, आपने यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिमूव करी है H, तो मैंने यहाँ पे 2 लगाया। क्यों लगाया 2 बेटा, क्योंकि सिंपल NaOH था ये, ठीक है, और पीछे हाइड्रोजन गैस निकलनी है, H2 हो गया वहां पे। तो यहाँ पे अब क्या क्या रह गया कि भाई इसको H को 2 बनाने के लिए मैंने 2 से क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन क्या हुआ, सोडियम जो है वो 2 रह गए, ऑक्सीजन 2 रह गए, तो सोडियम 2 ऑक्सीजन 2 और जिंक कितना है, यहाँ पे सिंगल कुछ नहीं है तो 1 है, तो जिंक कितना रह गया यहाँ पे 1, Na2Zn O2 सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो ये क्या बना, मेटल को बेस से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनाएगा, मेटालिक सॉल्ट बनाएगा, और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिमूव करेगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बनाती हैं। कैसी रिएक्शन बनाती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इनके बारे में हायर क्लासेस के अंदर एक्सप्लेनेशन दे रखा है, अभी हमारे 8th लेवल पे नहीं है। अब हम बात करते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक हाई रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को लेस रिएक्टिव मेटल के ही सोल्ट सॉल्यूशन से अलग कर दे। फिर सुन लो, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक हाई रिएक्टिव मेटल, जो बहुत हाई रिएक्टिव मेटल है, जैसे सोडियम ले ली, पोटेशियम ले ली, लेस रिएक्टिव मेटल को जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, उसी के सोल्ट सॉल्यूशन, अगर तुम सिल्वर ले रहे हो तो सिल्वर का सोल्ट सॉल्यूशन, कॉपर ले रहे हो तो कॉपर का सोल्ट सॉल्यूशन, मतलब जो लेस रिएक्टिव मेटल ले रहे हो उसी के सोल्ट सॉल्यूशन से उस मेटल को रिमूव कर दे, हटा दे, तो वो क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लेके बताया जिंक,
मैंने जिंक मेटल को और कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करवाया, कॉपर सल्फेट, यहाँ कॉपर मेटल जो है वो लेस है और उसी का सोल्ट सोल्यूशन ले लिया कॉपर सल्फेट, जिंक के साथ रिएक्ट करवाया तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बना, कॉपर बाहर निकल गया। लेकिन फर्दर अगर मैं कॉपर की जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन कराऊंगी तो कोई रिएक्शन शो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल है और जिंक सल्फेट कैसा है, जिंक जो कि हाई रिएक्टिव मेटल सॉल्यूशन है, तो वो उसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, तो कोई रिएक्शन नहीं हुई। अब यहाँ पे अगर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझनी है तो उसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज का पता होना चाहिए। भाई हमें क्या पता कि ये जिंक मेटल लेस है या हाई रिएक्टिव मेटल है, तो इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज पे जाते हैं। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो वर्टिकल सेक्शन होता है, एक वर्टिकल कॉलम होता है, किसका? हाई रिएक्टिव मेटल टू लेस रिएक्टिव मेटल। ऊपर तो मिलेगी हाई रिएक्टिव मेटल और नीचे मिलेगी लेस रिएक्टिव मेटल, इनके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे हम बात करते हैं, सबसे हाई रिएक्टिव मेटल हमारी होती है बेटा लिथियम, उसके बाद हमारी होती है पोटेशियम, सोडियम, इस तरीके से सबसे नीचे कौन सी आएगी? गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। ये रिएक्टिविटी सीरीज देखो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बुक में अभी। ये देखिए हाई रिएक्टिव मेटल है सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, ये इधर नीचे से ऊपर जाएंगे जब तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और ऊपर से नीचे आएंगे जब डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ये देखो पोटेशियम हाई रिएक्टिव है, उससे कम सोडियम है, सोडियम से कम कैल्शियम है, कैल्शियम से कम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड और हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन बेटा है नॉन मेटल, लेकिन मेटल्स के ग्रुप में क्यों रखा गया है? क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना वो प्लस आयंस बनाती है, H प्लस आयंस बनाती है, जो मेटल्स बनाती है, इसीलिए हमने इसको कहाँ पे रखा है? इस रिएक्टिविटी सीरीज में रखा है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या बताना चाह रही है यहाँ पे आपको? यही कि ये एक ऑर्डर होता है, वर्टिकल ऑर्डर होता है, किसका? हाई रिएक्टिव मेटल टू लेस रिएक्टिव मेटल्स, जिसके द्वारा हमें ये पता लगेगा कौन सी मेटल रिएक्टेबल है और कौन सी मेटल रिएक्टेबल नहीं है। ठीक है।